हेलो एस्पिरेंट्स, आइए हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो कि 1773 से 1853 तक लागू रहे, और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो कि 1858 से 1947 तक लागू रहे। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आइए प्रकाश डालते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों जैसे कि विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद अर्थात केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाने लगा। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आइए दोस्तों, अब आईएएस प्री एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। 2018 में आईएएस प्री एग्ज़ाम में इस अध्याय से प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा ऑप्शन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा ऑप्शन है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3, जिसका सही उत्तर है 1, 2 और 3, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए इसकी विस्तार से चर्चा करें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया।
और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें एक आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा समर्थकों को शामिल किया गया। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका की कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी के तक रहा, उनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। दूसरा प्रश्न है जो कि IAS प्री एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा ऑप्शन है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की प्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा ऑप्शन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। इसका उत्तर है केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, उसे समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार करने और राजस्व को सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन नंबर 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया।